हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पीड स्टडी चैनल पर। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मैथ का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीखे थे। इसमें हम लोग डिटर्मिनेंट के बहुत सारे गुण धाम देखे थे, प्रॉपर्टी देखे थे, जिसका यूज करके हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीखे। 4.2 में उसी से रिलेटेड हम लोग प्रश्नावली सॉल्व किए। लगभग हम लोग सभी क्वेश्चन को डिस्कशन किए हैं। हो सकता है एक दो क्वेश्चन हम छोड़े हैं आपके लिए होमवर्क के लिए। तो आज के क्लास में हम लोग आगे का डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। अब प्रश्नावली 4.2 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तब हम लोग आगे का डिस्कशन बात करेंगे, और ये भी चैप्टर लगभग ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ये भी चैप्टर हम लोग जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। तब जाकर हम लोग जो मेन चैप्टर पे आएंगे, जो ज़्यादातर हम लोग क्वेश्चन देखने को मिलता है बोर्ड एग्जाम से, तो उस सब चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि लॉन्ग चैप्टर चलता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चैप्टर पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले आपको पढ़ना अब क्या है, तो हम लोग को पढ़ना है किसी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है। किसी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डिटर्मिनेंट मेथड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले आप पढ़े थे 10 क्लास में कि अगर निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े थे कि अगर किसी त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया हुआ है, तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है, तो उस केस में जो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला पढ़े थे आपको जरूर याद होगा। और वो बड़ा सा आपको दिख रहा होगा फार्मूला, एक हम लोग लिखवाते थे, और वह लिखकर हम लोग क्या करते थे, उससे क्षेत्रफल निकालते थे। सबसे पहले बच्चे को फार्मूला याद करने में बहुत दिक्कत होता था, उसके बाद उससे कैलकुलेट करके निकालना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन जब अब हम लोग डिटर्मिनेंट सीख चुके हैं, तो उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर तीनों शीर्ष दिया रहेगा, तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया रहेगा, तब हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अब हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से देखने वाले हैं, जो कि बहुत इजी होने वाला है, जो कि बहुत इजी होने वाला है पहले का अगर तुलना करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम मान लिए हैं कि कोई त्रिभुज है और त्रिभुज का तीनों शीर्ष का निर्देशांक हमको दिया हुआ है। क्लियर है। पहला शीर्ष का x1 y1, x2 y2, x3 y3 हमको पहले से पता है। कोई त्रिभुज होता है तो उनका कितना शीर्ष होता है, तो कोई त्रिभुज का हम लोग कितना शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। ये तो आपको पहले से पता ही है। तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है, तब इसका क्षेत्रफल कितना होगा हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इसका क्षेत्रफल हम लोग कितना देखने को मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक त्रिभुज है, यहाँ पर ए बी सी मान लेते हैं, यही 3 गो शीर्ष होता है, ए बी और सी। एक निर्देशांक मान लेते हैं x1, y1 है। दूसरा b का निर्देशांक यहाँ पर दिया हुआ है x2, y2, और c का निर्देशांक है x3, y3। हम लोगों के पास यहाँ पर 3 निर्देशांक, तीनों एक त्रिभुज का तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है। तब इसका हम क्षेत्रफल पहले फार्मूला लिख देते हैं। अगर आपको याद होगा तो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला, पहले क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में इसको AR से दिखाते हैं। AR ऑफ त्रिभुज ABC, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल को ये दर्शाता है। तो इसके पहले आप फार्मूला पढ़े थे 1/2। अगर आपको याद होगा तो क्या होता है, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। याद आया कुछ? याद कीजिए। इसके पहले जो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये सूत्र पढ़ते, और इसको बच्चे को याद करना भी क्या होता था, मुश्किल होता था। अगर इसका हम लोग बात करेंगे तो इसको याद करके रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। लेकिन अब हम लोग इतना बड़ा डिफिकल्ट नहीं याद रखना है, अब हमको इतना बड़ा डिफिकल्ट याद नहीं रखना है। अब हम लोग बहुत सिंपल वे में डिटर्मिनेंट के रूप में हम लोग क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, और डिटर्मिनेंट के रूप में हम लोग फार्मूला सीखेंगे। और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आप जानते हैं कि बहुत आसान होता है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। तो डिटर्मिनेंट मेथड के रूप में हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो चलिए इसका हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट मेथड के रूप में इसका फार्मूला लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसी फार्मूला को हम डिटर्मिनेंट के रूप में लिखे, इसका फार्मूला क्या हो जाता है, तो देखिए तीन कोटि का, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनता है। 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनता है। इसको कैसे लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। इसका अंतिम वाला तीसरा जो कॉलम है, सब में 1 1 1 का, जो अंतिम वाला कॉलम है उसमें क्या करना है, सब में 1 1 1 लिख देना है। बस सिंपल इतना काम करना है। उसके बाद पहला और दूसरा, ध्यान दीजिएगा इसमें गलती नहीं करना है। पहला जो यहाँ निर्देशांक है x1 y1,
इसको पहला x1 y1 लिख दे, फिर क्या है x2 y2, तो यहाँ पर x2 y2, ये हो गया x3 y3। तो यही अब आगे में क्या करना है, 1/2 लगा देना है। तो यही क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ये क्या करेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के हमको दे देगा। क्लियर है, ये बहुत आसान होता है, इसमें हमको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, बस यही फॉर्मूला हमको याद रखना है, और इसको याद रखना भी बहुत आसान है। पहले बोल दिए इसमें, पहले x वाला निर्देशांक में यहाँ पर लिख दिए x1 y1 x1 x2 x3, यहाँ पे y1 y2 y3, और तीसरा में वाला में क्या करना है, सबको 1 1 1 कर देना है। तो ये क्षेत्रफल आगे में 1/2 यहाँ पर भी रहता है, पहले भी यहाँ पर फॉर्मूला जब पढ़े होंगे तो वहाँ पर भी 1/2 पढ़े होंगे, आपको याद होगा। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला का यूज करके हमको क्या करेंगे, अब ध्यान में ये बात रखना है, क्या रखना है, फिर से एक बार ध्यान दोहराते हैं। ये जब भी इस डिटरमिनेंट का मान निकालेंगे ना, तो उस डिटरमिनेंट का मान क्या हो सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। जब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो उस डिटरमिनेंट का मान क्या हो सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। तो इस बात को आगे से ध्यान में रखिएगा कि अगर निगेटिव आए तो उसका एब्सोल्यूट मान लेना है, उसको क्या करना है, मॉडुलस लगा देना है, मॉड लगा देना है, और मॉड लगा के क्या कर देना, पॉजिटिव लेना है। इसलिए कि अगर बात करते क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव नहीं होता है। क्लियर है, क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव नहीं होता है, कोई लंबाई कभी निगेटिव नहीं होता है, किसी को मापते हैं तो निगेटिव में नहीं मापते हैं। क्षेत्रफल अगर बात करते हैं, क्षेत्रफल कोई निगेटिव मान नहीं होता है, तो ये निगेटिव नहीं होता। अगर निगेटिव आता है तो उसको क्या करना है, पॉजिटिव लेना है, मतलब इस बात को ध्यान में रखना है सॉल्व करते टाइम। क्लियर है, जब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तब। अब ये आपको फॉर्मूला याद रखना, याद रहेगा, इतना काम आपको कर लेना है। ये बेसिकली यही हो गया डिटरमिनेंट के फॉर्म में फॉर्मूला। इसको सॉल्व करना बहुत आसान होगा। क्यों आसान होगा, तो ये तीसरा वाला जो कॉलम है इसमें सबका सब समान दिखता है, और जब समान दिखेगा तो क्या बताएगा, इसमें से इसको घटा दे, 1 0 बना ले, दूसरा में तीसरा को घटा दे, 1 और 0 बना ले, 2 0 बन जाएगा। आसानी से हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। ये हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं, बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट सॉल्व हो जाएगा। फार्मूला लिखने का तरीका क्या है, आगे में 1/2 लिख ले, पहला लिख ले x1 x2 x3, दूसरा कॉलम में लिख ले y1 y2 y3, तीसरा में 1 1 1 कर लेना है। बस सिंपल सा फार्मूला है, आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान में रखिएगा, अभी थोड़ा बता भी दिया और यहाँ पर भी दिया हुआ है। क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होता है, इसलिए सारणी का निरपेक्ष मान लेना है, मतलब सारणी का हमेशा एब्सोल्यूट मान लेना है। निरपेक्ष मान मतलब एब्सोल्यूट मान होता है, इसका मतलब होता है कि हमेशा सारणी का जो भी अगर निगेटिव मान आता है तो निगेटिव को क्या कर देना है, हटा देना है, ओनली और ओनली क्या करना है, पॉजिटिव आपको लेना है। क्लियर है, तो निगेटिव मान नहीं लेना है आपको, सिर्फ पॉजिटिव, तो उसी को बोलता है निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट मान लेना है। यदि क्षेत्रफल दिया हो तो गणना करने के लिए सारणी का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान प्रयोग कीजिए। अगर क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल जब भी दिया रहे तो क्षेत्रफल को अगर सॉल्व करना है, क्षेत्रफल जब भी दिया रहे तो क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो वो क्या है, जो उसका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान यूज करना। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान ले कि क्षेत्रफल को हम ए से दर्शा देते हैं, तो ये जो क्षेत्रफल का फार्मूला निकल के आया, क्या निकल के, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। थोड़ा सा मैथ का कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। बोल क्या रहा है कि इसका जो भी मान लेना है हमेशा निरपेक्ष मान लेना है, हमेशा एब्सोल्यूट मान लेना है। एब्सोल्यूट मान का मतलब होता है कि निगेटिव भी आए तो हमेशा धनात्मक लेना है। तो इसके लिए एक इंडिकेशन होता है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मॉड लगा देते हैं। ये डिटरमिनेंट नहीं लिखे, कंफ्यूज नहीं होना है, ये कोई मैट्रिक्स नहीं है। यहाँ पे ए क्या है, ए क्षेत्रफल को दर्शा रहा है, और क्षेत्रफल के ऊपर यहाँ पे क्या कर दिए, मॉड लगा दिए। ये डिटरमिनेंट का साइन नहीं की दिए, कोई मैट्रिक्स आता है, ध्यान दीजिएगा। अगर ए एक मैट्रिक्स आता है तो इसका डिटरमिनेंट को दर्शाया जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये डिटरमिनेंट को शो करता है जब ए मैट्रिक्स होता है तब, लेकिन यहाँ पर ए कोई मैट्रिक्स नहीं है। ए हम क्या बोले कि ए मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल को यहाँ पे इसका हमेशा पॉजिटिव मान लेना है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगा दिए, मॉड लगा दिए। एब्सोल्यूट मान का मतलब भी होता है, निरपेक्ष मान का मतलब भी होता है कि उसको हम हमेशा पॉजिटिव लेना है, और किसी भी मान को पॉजिटिव लेना रहता है तो उसके ऊपर क्या करते हैं, मॉड लगा देते हैं, इसको हम लोग मॉड बोलते हैं। यहाँ पे क्या कर दिए, मॉड लगा दिए। तो मॉड क्या बताता है, पॉजिटिव मान को दर्शाता है। अगर कहीं पर भी दिया है, कहीं पर भी आपको देखने को मिलेगा मॉड ऑफ एक्स बराबर अगर ए दिया हुआ है, ध्यान सुनिएगा मेरा बात, ये मॉड का प्रॉपर्टीज होता है जो कि आपको कोई टीचर अच्छे से यहाँ पे नहीं समझाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को आपको कहीं पर भी अच्छे से देखने को नहीं मिलेगा, और नहीं कहीं आपको बुक में अच्छे से देखने को मिलेगा।
ये मॉड का प्रॉपर्टीज होता है कि मॉड ऑफ एक्स बराबर क्या रहे, ए रहे, और एक ऐसा कोई धनात्मक मान या कोई भी मान रहे, ए या कोई धनात्मक मान है। तो अगर मॉड को हटाते हैं, ध्यान सुनिएगा मेरा बात, अगर मॉड हटा के लिखना चाहते हैं तो जो x का मान लिखाएगा वो क्या होगा, प्लस माइनस ए लिखाता है। मतलब x का मान पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ऐसा क्यों, हमको पता है कि यहाँ पर मॉड लगा है तो यहाँ पर a का मान पॉजिटिव ले लेंगे तो a ही आएगा, a का मान निगेटिव भी लेंगे फिर भी क्या आएगा, a ही आएगा, इसलिए मॉड क्या करता है, पॉजिटिव बना देता है। अगर -2 लिखा हुआ है, इसका मॉड ले लिया, इसका मतलब इसका मान कितना है, 2 है, तो मॉडुलस हमेशा क्या करता है, पॉजिटिव बना देता है मान को। इसलिए जब भी यहाँ पर x का मान होगा तो कोई निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि मॉड -2 का भी मान 2 ही होता है और मॉड 2 का भी मान कितना होगा, 2 ही होगा। पॉजिटिव रहे निगेटिव रहे, अगर मॉड लगा दिए तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये जो मान है इसी के जगह पर हम x रखे हैं ना, इसका मतलब x का दोनों मान पॉसिबल है, प्लस में भी और माइनस में भी x का दोनों मान पॉसिबल है। इसके जगह पर हम x रखते हैं तो x निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इसलिए मॉड हटाया जाता है तो x का मान हम लोग दोनों मान लेते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी x का मान दोनों मान लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और क्षेत्रफल को हम किससे दर्शा रहे हैं, पॉजिटिव मान से दर्शा रहे हैं। किससे दर्शा रहे हैं, पॉजिटिव मान से दर्शा रहे हैं। और जब इसको हम पॉजिटिव मान से दर्शा रहे हैं तो ये मॉड को दर्शा रहा है, तो मॉड को इसलिए लगा दिया कि ये पॉजिटिव को दर्शाएगा। और जब भी क्षेत्रफल दिया रहेगा, मान लो कि क्वेश्चन में क्षेत्रफल 4 दिया है, क्वेश्चन में क्षेत्रफल कितना दिया है, क्वेश्चन में क्षेत्रफल हमेशा तो पॉजिटिव ही देगा, इसलिए क्षेत्रफल निगेटिव होता नहीं है। तो क्वेश्चन में अगर 4 दिया रहेगा तो इस क्षेत्रफल a का मान जो होगा ±4 लिखा जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है, सॉल्व करते टाइम इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर कहीं पर क्वेश्चन में क्षेत्रफल दे दिया है तो वहां पे जो सॉल्व करेंगे तो हमेशा दोनों मान लेकर सॉल्व करेंगे, प्लस और माइनस। बात समझ में आ गया, तो वही चीज को यहाँ पे लिखा गया है, वही चीज को यहाँ पे लिखा गया है। यदि क्षेत्रफल दिया हो तो गणना के लिए सारणी का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मानों का प्रयोग करना है। गणना के लिए दोनों मान का प्रयोग करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर क्षेत्रफल 4 दिया हुआ है तो अगर सॉल्व करते हैं तो a का मान 4 भी लेना है और a का मान -4 लेकर दोनों मान लेकर सॉल्व करना है, दोनों मान लेकर सॉल्व करना है, इस बात को ध्यान देना है। क्लियर हो गया, तो यहाँ पर वही काम करना है। आगे दिया हुआ है, अगर 3 संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, अगर 3 वो संरेखीय बिंदु है तो क्षेत्रफल का मान क्या होगा, 0 होगा। कहने का मेरा मतलब ये है, इस बिंदु को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर 3 बिंदु है, कैसा है, संरेखीय है। संरेखीय का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन पे हो। जब ये एक ही लाइन पे होगा तो यहाँ पे मान लेते हैं x1, y1 है और ये क्या है, x2, y2 है और ये क्या है, x3, y3 है। तो ऑब्वियस है कि इससे कोई क्षेत्रफल घिरेगा क्या। अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का बात करेंगे तो जब 3 बिंदु संरेखीय होता है तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का बात करेंगे तो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। जब भी 3 बिंदु संरेखीय है तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC क्या होगा, 0 के बराबर होगा। बात समझ में आया क्या हम बोलना चाहते हैं, तो इस चीज को ध्यान में आगे से रखना है। इसका मतलब ये है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये है कि एरिया ऑफ त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे लिखते हैं, x1, x2, x3, यहाँ पर होता है y1, y2, y3, यहाँ पर क्या होता है 1, 1, 1 बराबर 0। हमको पता है कि 1/2 क्या है, इधर गुना में उधर जाएगा, भाग में 1/2 को भी हटा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x1, x2, x3, y1, y2, y3, यहाँ 1, 1, 1 ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये जो डिटरमिनेंट होगा बेसिकली वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। जब 3 बिंदु क्या दिया रहेगा, संरेखीय दिया रहेगा तब। जब 3 बिंदु संरेखीय दिया रहेगा तो जो क्षेत्रफल का मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसलिए उसका कोई भी क्षेत्रफल नहीं होगा, इससे कोई क्षेत्रफल ही नहीं गिरेगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो संरेखीय का ये डायरेक्ट कंडीशन भी लिख सकते हैं, 1/2 लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्ट याद रख सकते हैं संरेखीय कंडीशन। अगर 3 बिंदु संरेखीय है तो ये इसको 0 के बराबर कर लेना है, 0 के बराबर करके सॉल्व कर लेना है, बस इतना सा ध्यान में आपको रखना है। क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हम लोग देखते हैं, शायद एग्जाम्पल होगा, पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे लोग। चलिए एक एग्जाम्पल आ गया, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 17, उदाहरण 17 दिया हुआ है, त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया हुआ है, क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। बहुत आसान है अब निकालना, इसमें खास कुछ करना भी नहीं है। देखिए कंफ्यूजन कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहला तो
अगर बात करते हैं ये 3 बिंदु दिया रहेगा, तीनों का निर्देशांक दिया है, आपको जिसको इच्छा है उसको x1 y1, जिसको इच्छा है उसको x2 y2 और जिसको इच्छा है उसको x3 y3 मान सकते हैं। इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इस पर कोई रोक नहीं है। तो हम अगर यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं तो ए इसको मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ए का निर्देशांक मान लेते हैं ये 3,8 है, अब बी का निर्देशांक जो है कितना है -4,2 है और सी का निर्देशांक जो है 5,1 है। किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2, किसी को भी x3 y3 मान सकते हैं, उससे कोई परहेज नहीं है। तो चलिए हम पहला कोई इसी को मान लेते हैं कि ये है मेरा x1 y1, ये है x2 y2 और ये है x3 y3। बस इसी त्रिभुज का क्या करना है, हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी थोड़ा देर पहले ही आपको क्षेत्रफल का फार्मूला बता दिया गया कि अगर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का बात करते हैं इस निर्देशांक के रूप में, तो क्या बताया गया 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, बस हो गया। और सबका मान यहाँ पे क्या कर देना है, रख देना है। तो यहाँ पे आते हैं 1/2 x1 x2, ये हो गया x1 x2 और x3। तो लाइन से रखे 3 -4 और 5, तो 3 -4 और 5 y1 y2, तो यहाँ पर आ गया 8, यहाँ पे है 2 और यहाँ पर है 1 2 1 हो गया। लास्ट में तो यहाँ पे 1 1 1 रखना है। इसको डायरेक्ट भी डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं या हम लोग गुणधर्म यूज करके सॉल्व कर लेंगे और आसान हो जाएगा। डायरेक्ट सॉल्व करने का भी तरीका बताया गया है, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम लेकर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। गुणधर्म किस लिए यूज करने के लिए यूज करेंगे, तभी जाके आगे कोई डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है तो उसमें नहीं फंस सकते हैं। तो हमको पता है कि जैसे कोई एक रो या एक कॉलम में समान एलिमेंट दिखता है तो एक में से दूसरे को घटाते हैं, दूसरा में से फिर तीसरा घटा देते हैं, जिससे 2 जीरो प्राप्त हो जाए उस वाले में और उसको सॉल्व करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो सिंपल हमको दिख रहा है, इसमें से इसको घटाने से 0 मिलेगा, इसमें से इसको घटाने से 0 मिलेगा। और ये किसका एलिमेंट है, तो ये R1 का है और ये R2 का है। तो R1 में से क्या करना है, R2 घटाना है, R2 में से R3 घटाना है। तो यहाँ पर 2 ऑपरेशन एक साथ यूज करेंगे। एक होगा मेरा R1 चेंज करेंगे R1 - R2 से, तथा दूसरा मेरा होगा R2 को चेंज करेंगे कैसे, तो R2 - R3 से। दोनों एक साथ ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। 2 ऑपरेशन एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते है कि यहाँ पर R1 को चेंज कर रहे हैं तो इसमें R1 नहीं दिखना चाहिए, जिसको परिवर्तन कर रहे हैं वो दूसरा में नहीं दिखना चाहिए, जो दूसरा वाला है। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं, तो अब इसको लिखते हैं बराबर 1/2 डिटर्मिनेंट को पहले चेंज करते हैं। इसमें से इसको हटाना है, R1 में से 3 में से -4 घटेगा, 3 में से माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 कितना 7 हो जाएगा। 8 में से 2 घटेगा 6 और 1 में से 1 जाएगा 0। अब R2 में से R3 को घटाना है, ये R2 में से R3 को घटाना है, तो -4 में से 5 घटेगा, ये -9 हो जाएगा। 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0, लास्ट वाला कोई परिवर्तन नहीं करता, 5 1 1 रह गया। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना क्या हो गया, बहुत आसान हो गया। 0 बनाने से क्या हो जाता है, बहुत। अगर अब जिसमें इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जिसमें अधिकतम 0 होगा वही रो या वही कॉलम को चूज किया जाता है। तो हमको दिख रहा है कि थर्ड वाला कॉलम में 2 0 दिख रहा है, तो इसी का यूज करेंगे। तो देखिए जब 2 0 है तो 0 वाला को लेकर सॉल्व ही नहीं करते, इसके कान भी 0 हो जाएगा, इसके कान भी 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये, तो इसके कान सॉल्व करेंगे। तो 1/2 पहले बाहर में है, इसके साथ ये गुना में होता है तो गुना साइन दे दिए। हमको पता है कि यहाँ पे 1 लिए थे, यहाँ पर प्लस साइन होता है, माइनस साइन होता है, यहाँ पर प्लस होता है। तो प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस में लिखा नहीं जाता, 1 लिख दिए। और 1 के आमने सामने के एलिमेंट को क्या करते हैं, हटा देते हैं, और जो 4 को बच जाता है उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देते हैं 2 कोटि का। आप ये पढ़े हैं कि ये जो 4 को बच गए इसके आमने सामने कटा देती, ये चारों बचा, इसका क्या करते हैं 2 कोटि का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देते हैं। तो पहले इसमें इससे गुना होता है, तो 7 में 1 से गुना होगा 7, फिर माइनस साइन देते हैं। -9 में 6 से गुना होगा तो 9 6 कितना होता है 54, लेकिन माइनस में आएगा। अब पहले से यहाँ पर माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, +54 हो जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2, 1 से तो कोई मतलब नहीं है, गुना होगा तो 1 ही रहेगा, ये जुड़ के कितना आ जाएगा, 54 और 7 को अगर जोड़ते हैं तो 54 और 7 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो ये 61/2 आ गया। 61 का आधा पता है, 30 का आधा कितना, 60 का आधा 30, एक बार है तो 1 का आधा 0.5, तो कितना आ जाएगा 30.5 आ जाएगा। तो इतना यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। कोई मात्रक नहीं दिया था, हम यूनिट स्क्वायर में लिख लेते हैं, इतना ये क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा इस त्रिभुज का। क्लियर है।
तो इस तरह से हम लोग क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें निगेटिव आया नहीं, अगर निगेटिव आता तो इसको हम लोग क्या करते, पॉजिटिव बनाकर लिखते। निगेटिव आता तो क्या करते, पॉजिटिव बनाकर लिखते। बस इतना सा बात ध्यान में रखना है। एक और तरीका होता है, यहाँ पर भी मॉड लगाकर यहाँ पर दिखा सकते हैं। ऐसे मॉड भी दिखा दिया जाता है छोटा सा ऐसे, इसका मतलब इस डिटरमिनेंट का मॉड ले रहे हैं, इसलिए मॉड लगा दिया जाता है कि मॉड का मतलब है कि उसको हमेशा पॉजिटिव लेकर लिखना है। मॉड लगा रहेगा तो जो भी इसका मान आएगा निगेटिव में भी आएगा तो उसको क्या करना है, पॉजिटिव बना लेना है। बस इतना सा आपको बात ध्यान में रखना है। क्लियर है? कहीं पर भी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, उसका जरूर सोल्यूशन बताया जाएगा या फिर से दोबारा से समझा दिया जाएगा। कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए उदाहरण एक और देखेंगे। उदाहरण नंबर 18, सारणिकों का प्रयोग करके a1,3 b0,0 को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए और k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक बिंदु k, 0 इस प्रकार है कि त्रिभुज AB का क्षेत्रफल कितना। पहले तो दिया हुआ है कि सारणी का प्रयोग करके, अगर कोई सारणिकों का प्रयोग करके बोला है कि एक बिंदु A है और B है को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण हमको ज्ञात करना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको पहले दो बिंदु दिया हुआ है, उसको सारणी का प्रयोग करके, डिटरमिनेंट का प्रयोग करके हमको क्या करना है, रेखा का पहले समीकरण निकाल लेना है। रेखा क्या करना है, समीकरण निकाल लेना है, और तब जाके हमको आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एक बिंदु इस पर, इस वाले कहीं पर एक बिंदु डी लेते हैं जो k, 0 है, जिससे ABD का क्षेत्रफल कितना हो जा रहा है, 3 वर्ग इकाई हो जा रहा है, तब हमको बताना है k का मान क्या होगा। तो पहले तो एक इसमें दो पार्ट है क्वेश्चन का। पहला दिया है समीकरण ज्ञात करने के लिए। समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो पहले जो दिया हो उसको दिखाते हैं। यहाँ एक रेखा है, ध्यान समझिएगा, एक A बिंदु है, एक B बिंदु है। A का निर्देशांक दिया हुआ 1,3, B का निर्देशांक दिया हुआ 0,0। अब इस रेखा का समीकरण हमको ज्ञात करना है। रेखा का समीकरण ज्ञात करना 11 क्लास में सीखते हैं। रेखा का, किसी भी रेखा का समीकरण ज्ञात करना, अगर रेखा पर दो बिंदु दिया रहता है तो उस रेखा का समीकरण क्या होता है, ये आप 11 क्लास के मैथ में पढ़ते हैं। लेकिन हमको पता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 11 क्लास का कुछ भी नहीं पढ़ के आते हैं, एक ही बार डायरेक्ट 12 का स्टार्ट करते हैं। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं कि यदि कोई रेखा होता है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई रेखा है, इस पर दो बिंदु है, एक x1 y1, एक है x2 y2, तो इस रेखा का समीकरण क्या होता है, इस रेखा का समीकरण लिखने का एक सूत्र बताया जाता है। क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। यही रेखा का समीकरण बताया जाता है निकालने का तरीका। इसमें दो बिंदु दिया हुआ है, ये दोनों बिंदु इसमें रख देंगे, रखने के बाद ये क्या होगा, रेखा का समीकरण मतलब क्या है, एक्स वाई में जो संबंध बताया जाता है वही यहाँ पे रेखा का समीकरण निकल के आता है। लेकिन हमको इस फार्मूला का यूज नहीं करना है, हमको किसका यूज करना है, डिटरमिनेंट का यूज करके हमको क्या करना है, रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो अभ्यास है इसमें कुछ ना कुछ तो अलग होगा, लेकिन रेखा का समीकरण ऐसे भी ज्ञात करेंगे तो वही आएगा, और डिटरमिनेंट का भी यूज करके ज्ञात करेंगे तो वही आएगा। इस बात को समझना है। क्लियर है? चलिए देखते हैं कैसे हम क्या करेंगे। अब देखिए, जब भी रेखा का समीकरण ज्ञात करना होता है तो उस रेखा पर कोई एक वेरिएबल निर्देशांक मान लिया जाता है। उस रेखा पर क्या करते हैं, एक वेरिएबल निर्देशांक मान लेते हैं। तो हम रेखा, इस रेखा पर कहीं पर भी एक वेरिएबल निर्देशांक मान लेते हैं, जिसका बिंदु C कर देंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु है C, जिसका निर्देशांक क्या है, x, y, जिसका निर्देशांक क्या है, x, y है। अब खुद देख के बताइएगा कि क्या ये ACB एक ही रेखा पे है। और जब कोई तीन बिंदु एक ही रेखा पे होता है तो बिंदु क्या कहलाता है, संरेखीय कहलाता है। जब कोई तीन बिंदु एक ही रेखा पे होता है तो बिंदु क्या कहलाता है, संरेखीय कहलाता है। और संरेखीय का कंडीशन अभी बताए कि जब कोई तीन बिंदु संरेखीय होता है तो उनका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। इसलिए कि इससे कोई भी क्षेत्रफल नहीं घिरता है। क्षेत्रफल का मतलब होगा कि कोई आकृति जो घिरे, सतह दिखे, लेकिन इससे कोई भी सतह नहीं बनता है, इस कारण से इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हम यहाँ पर संरेखीय का यूज कर सकते हैं। तो लिखेंगे चूंकि A, C तथा B संरेखीय है, क्या है, संरेखीय है, इसलिए
एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल यही होगा ना कि जब ये तीनों बिंदु क्या है, संरेखीय है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी लिखना सिखा दिया गया, कैसे लिखना है देखिए, ये होगा x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। तो ये x1 x2 x3 लिख देते हैं, 1 x 0, ये हो जाएगा y1 y2 y3, क्या हो जाएगा 3 y 0, और लास्ट वाला क्या लिखते हैं 1 1 1। ये आगे में 1/2 है तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, 1/2 है, इधर क्या है 0 तो 0 लिख दिए, तो क्षेत्रफल का मान क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। हमको ये समीकरण निकालना है, समीकरण का मतलब होता है x y में संबंध निकालना है। सबसे पहले तो 1/2 इधर क्या है गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो ये 1/2 खत्म हो जाएगा। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। डिटरमिनेंट को सॉल्व करना अभी सिखाए कि आसान तरीका से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक दिख रहा है, यहाँ पर भी एक, तो क्या करेंगे, इस कॉलम में सब सामान दिख रहा है, इसमें से इसको घटा देंगे, मतलब पहला रो में से दूसरा रो को घटा देंगे, और फिर दूसरा रो को तीसरा रो से घटा देंगे, तो उससे 2 0 हमको प्राप्त हो जाएगा, और ये डिटरमिनेंट क्या होगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए आते हैं, अप्लाई करते हैं। तो R1 को चेंज करेंगे कैसे, R1 - R2, तथा R2 को चेंज करेंगे कैसे, तो R2 - R3 करके, ये 1/2 उधर भाग में जाएगा तो 0 के साथ भाग में जाएगा, 0 ही रह जाएगा, तो इसको डायरेक्ट छोड़ देते हैं। तो चलिए लिखते हैं, R1 में से R2 घटाना, 1 में से क्या होगा x घटेगा तो 1 - x हो गया, 3 में से y घटेगा तो 3 - y हो गया, 1 में से 1 जाएगा 0, फिर इसमें से घटाना तो x में से 0 घटेगा x ही रह जाएगा, y में से 0 घटेगा y ही रह जाएगा, यहाँ पर एक, अच्छा ये तो पहले से ही 2 0 है, तो काहे के लिए सब झमेला कर सॉल्व, ये यहाँ पर बेवकूफ़ी वाला बात कम कर रहे थे। यहाँ पे आप लोग को भी ध्यान देना चाहिए कि इसमें पहले से ही एक रो में 2 0 हमको दिख रहा है, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। दिख रहा है तीसरा जो रो है इसमें पहले से ही 2 0 है, तीसरा जो रो है इसमें पहले से ही 2 0 है, हम क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे तीसरा रो यूज करके। तो थर्ड रो के अलोंग हम लोग ले सकते हैं, थर्ड रो के अलोंग, अलोंग मतलब अनुदिश होता है, ठीक, थर्ड रो के अलोंग इसको सॉल्व करेंगे। तो अब ऐसा कि इसमें 2 0 पहले से ही है, तो इसके लिए तो लिखना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ये 1 के लिए लिखना पड़ेगा, तो ये 1 के लिए लिखना पड़ेगा, तो ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, तो 1 यहाँ प्लस में होता है, लिख दिए। और इसका आमने सामने के एलिमेंट कराएंगे तो यही आमने सामने का एलिमेंट हट गया, ये चारों बचा, तो इसी का क्या करना है, हमको डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेना है। कैसे होगा, इसमें इससे गुना होगा तो 1 में y से गुना होगा y, माइनस इसमें इससे गुना होगा माइनस, देखिए इस दोनों को गुना करके लिखते, 3 में x से गुना होगा 3x। अब ये 1/2 जो इधर था गुना में, तो इधर आ गया भाग में, और 0 में किसी भी संख्या से भाग करो 0 ही हो जाता है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ बच क्या गया, 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा, y - 3x बराबर ये 0 हो जाएगा। तो यही मेरा समीकरण आ गया, इसको ऐसे भी हम लोग दर्शा सकते हैं। चलिए यहीं पर लिख देते हैं, y बराबर 3x का माइनस में न जाएगा तो प्लस में, इसको 3x, तो y बराबर 3x ऐसे दर्शा सकते हैं। तो यही मेरा क्या हो गया है, AB रेखा का समीकरण निकल के आ गया। समझ में आया? कहीं पर भी कोई डाउट है जरूर बताइएगा, तुरंत बताइएगा, डाउट का आपका डिस्कशन जरूर किया जाएगा। चलिए अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। अब बोल रहा है कि एक कहीं पर डी बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पर ये जगह नहीं है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए डी बिंदु है, जिसका निर्देशांक कितना दिया है, k,0 दिया हुआ है। तो इससे एक त्रिभुज का निर्माण होगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है कितना दे दिया है, 3 वर्ग इकाई दे दिया है, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 दे दिया है। क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, अभी थोड़ा देर ही पहले बताया गया था, जो भी क्षेत्रफल दिया रहेगा उसको दोनों मान लेकर सॉल्व करना है, ए भी और प्लस में भी और माइनस में भी। जैसे कि इसका बात करते हैं, ये यहाँ पे एरिया किसका होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज ADB, यही हो रहा है ना, ADB। तो यही दिया भी है, तो ABD भी लिख सकते हैं, जो मन है वो लिख सकते हैं। चलिए यही लिख देते हैं नाम, जो दिया हुआ है त्रिभुज ABD लिख देते हैं। इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ठीक, इसका क्षेत्रफल 3 दिया हुआ है, लेकिन क्षेत्रफल निकलता है मॉडुलस लगा के निकलता है। कैसे निकलता है, हमको पता है क्षेत्रफल का मतलब है कि मॉड ऑफ एरिया, यही ना, कि एरिया का हम लोग क्या करते हैं, जो डिटरमिनेंट का यहाँ पर मान आता है, ठीक, तो डिटरमिनेंट को डेल से दर्शाते हैं। चलिए ऐसे लिख देते हैं, डेल से दर्शाते हैं, इसी का मॉड जो होता है ये 3 के बराबर दिया हुआ है। क्षेत्रफल कैसे निकलता है, डिटरमिनेंट का मॉड लगा के, मतलब पॉजिटिव लेकर, जब भी मॉड हटाते हैं तो इसका 2 मान आता है प्लस माइनस, मतलब एक बार 3 लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार कितना 4 लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं, बस समझाने के लिए ये स्टेप लिखे।
तो जो क्षेत्रफल दिया रहेगा इसमें दो तरीका से क्षेत्रफल, अगर देखिए माइनस में भी आया होगा तो +3 ही लिखा जाएगा, प्लस में भी आया होगा तो +3 ही लिखा जाएगा। तो एक बार प्लस एक बार माइनस दोनों लेकर सॉल्व कर लेते हैं, किसी पर भी तो हो सकता है ना। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम मेरा यही है यहाँ पे कि यहाँ पे पहले जो डिटरमिनेंट होगा, हमेशा डिटरमिनेंट को मॉड लगा के रखना है। इसको आसान, सबसे आसान तरीका यहाँ पर ही चेंज कर देते हैं, कहीं पर कंफ्यूजन ना हो आपको। चलिए यहाँ पर ही आपको चेंज कर देते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला जो बताया ना, कहा गया और पीछे, चलिए यहाँ पे इस फार्मूला में क्या करना है, एक डिटरमिनेंट के ऊपर मॉड को दर्शा लेना है पतला साइन से, कहीं पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक ऐसे लाइनिंग दे देना है दोनों तरफ, ये दर्शाता है कि इस डिटरमिनेंट का जो मान आएगा वो क्या होगा, उसके ऊपर मॉड लगा हुआ रहेगा। इस डिटरमिनेंट का जो मान आएगा उसके ऊपर क्या रहेगा, मॉड लगा हुआ रहेगा। तब आसानी से आप बना सकते हैं। मतलब ये जब भी लेंगे इसका हमेशा पॉजिटिव मान लेंगे, इस मॉड का मतलब ये होता है। अब इसका यूज करते हैं। ये अच्छे एग्जाम के क्वेश्चन में ये खेल कर देता है। आपको अभी बोर्ड के एग्जाम के लिए आपको कुछ भी नहीं लगता होगा, बहुत सारे टीचर ऐसे ही बता कर निकल जाते होंगे क्षेत्रफल रखना है, ये मॉड का खेला भी नहीं समझाते होंगे। लेकिन ये बहुत खेला कर जाता है जब आप अच्छे से एग्जाम देते हैं, तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती करा देता है ये सब चीज़ें। इसलिए इसको समझाना बहुत ज़रूरी है। हमें आप बात करते हैं यहाँ पे आ गए यहाँ इसमें, ठीक। तो इसका जब फार्मूला जब भी अब लिखे ना तो ध्यान दीजिएगा, तो 1/2 पहले मॉड देंगे और तब डिटरमिनेंट का साइन देंगे। तो डिटरमिनेंट में इसका तीनों का निर्देशांक आता है। तो चलिए 3 का निर्देशांक लिखना है, ए कौन कौन सा, ए बी डी आएगा, ए बी डी। तो पहले ए लिखते हैं, तो ए यहाँ पे क्या है 1 3 है, तो यहाँ पर क्या लिखा है 1 3। उसके बाद बी क्या है 0 0, तो यहाँ पर 0 0 लिखा जाएगा। डी क्या है k, 0 तो k, 0 और लास्ट में क्या लिखा था 1 1 1, यही होता है ना। इसके ऊपर ऐसे मॉड टाइप का लगा देते हैं कि ये इंडिकेट रहेगा कि इसका मॉड लगा हुआ है, बराबर में क्या है 3 है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 1/2 जो है इधर क्या है गुना में, उधर भाग में से बोल सकते हो। 2 इधर क्या है भाग में, तो उधर जाएगा तो गुना में। एक का तो कोई मतलब नहीं बनता है, तो 2 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में। मॉड ऑफ 1 0 के 3 0 0 1 1 1 बराबर ये गुना में जाएगा, 3 दुना कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो पहले से ही हमको क्या दिख रहा है, जो तीसरा कॉलम है उसमें पहले से ही 2 0 है। जो तीसरा कॉलम है उसमें पहले से ही क्या है 2 0 है। तो इसी को लेकर सॉल्व कर लेंगे, इसी के अलोंग सॉल्व कर लेंगे। तो हम लिखेंगे C1 के अलोंग। C1 के अलोंग क्या करेंगे, इसको प्राश्चित करेंगे, इसको खोलेंगे। तो हम इसके अलोंग इसको काम करना है। पहले से ही पता है जो 0 रहता है तो पहले ही खत्म कर देता है, सिर्फ इसके लिए निकालना पड़ेगा। हमको पता है साइन इसका क्या होता है, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा। ये मॉड मत छोड़िएगा, ये मॉड अब इंपॉर्टेंट है। अब ये डिटरमिनेंट का साइन हट जाता है, ये मॉड लेकिन रहेगा, ये मॉड का साइन है। तो यहाँ पर 3 निगेटिव में होता है, 3 निगेटिव में लिख दिए। कैसे सॉल्व होता है, इसके आमने सामने के एलिमेंट को हटा देते, तो ये और ये हट जाएगा, बचेगा कौन 4, तो ये 4 हमको बच जाएगा, यही 4 बचेगा। ये चारों का डिटरमिनेंट निकलता है कैसे, तो पहले इसमें इससे गुना होता है, 0 में 1 से गुना होगा 0 माइनस k में 1 से गुना होगा k, ये हो गया। यहाँ पे मॉड साइन है, पूरा कंप्लीट हो गया, तो मॉड लगा दिए। अब बराबर में उधर क्या है 6 है, तो 6 लिख दिए। चलिए इसका गुना कर लेते हैं। यहाँ पर 0 में से k घटेगा, माइनस k बचेगा। अब माइनस k में -3 से गुना होगा तो माइनस माइनस, तो पहले 2 को माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 3k बराबर 6, ठीक। तो मॉड ऑफ 3k बराबर क्या आ गया 6 आ गया। आप पहले ही बताए थे जब भी मॉड हटाते हैं, जब भी मॉड हटाएंगे तो मॉड हटाने पर 2 मान हमको देखने को मिलता है। अभी थोड़ा देर पहले लिखे थे कि मॉड ऑफ x बराबर a होता है, तो x का मान प्लस a भी हो सकता है, माइनस a भी हो सकता है। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पर मॉड की जगह x की जगह 3k है, जो 3k का मान होगा वो प्लस माइनस क्या होगा 6 होगा, क्या होगा प्लस माइनस 6। तो यहाँ से 3 क्या है गुना में है, उधर जाएगा तो प्लस भाग में, तो यहाँ पर 6 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 इधर गुना में था, उधर भाग में। 3 से ये कटेगा 2 मरतबे, तो k का मान जो निकल गया प्लस माइनस 2, मतलब k का 2 मान पॉसिबल होगा, +2 भी और -2 भी। तो यहाँ पर अगर मॉड का यूज नहीं करते तो सिर्फ k का आप एक ही मान बताते, और वो कौन सा बताते, सिर्फ 2 बताते। लेकिन यहाँ पर k का मान 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, क्या नचा खिला रहा है, थोड़ा सा और समझते हैं।
इंटरेस्ट रखते हैं समझने में? अगर रखते हैं तो ध्यान दीजिए, और नहीं रखते हैं तो फिर आप जाइए वही पढ़िए। सिर्फ आप क्या, सिर्फ आप चाहते हैं सिर्फ हमको बोर्ड एग्जाम में कैसे वो पास कर जाना है तो आपके लिए फ्री है। नहीं तो अगर कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं कि ये प्लस माइनस का यहाँ पे खेला क्या है, प्लस माइनस से क्या मतलब हो रहा है, तो देखिए थोड़ा सा आपको समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर समझना चाहते हैं तो ये यहाँ पर के का मान आया है, मतलब क्या है, के का मान 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। अगर इसको हम थोड़ा सा निर्देशांक पर देखते हैं, अगर यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, k, 0 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा k, 0 है, इसका मतलब y वाला 0 है, x का मान k है, x का मान क्या है, k है। मतलब कहीं x एक्सिस पे होगा, कहीं पर क्या होगा, x एक्सिस पे होगा। और दो बिंदु अलग अलग दिया हुआ है, यहाँ पर दिखा देते हैं, सभी को दिखाई देते हैं, चलिए सबको दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबको दिखा देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर y है, यहाँ पर x है। सबसे पहले 3 बिंदु का जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पर नाम देते हैं 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, इधर भी देख रहे हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3, माइनस में भी दिखा देते हैं 1, 2, 3, यहाँ पर -1, -2, -3, इधर भी दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं, -1, -2, -3। ध्यान से देखिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो पहले बिंदु दिया 1,3, 1,3 कहाँ पे आएगा, x का मान है 1, y का मान है 3, तो ये वाला बिंदु यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ठीक है, ये है 1,3। दूसरा है 0,0, दूसरा बिंदु यहाँ पे है 0,0, ठीक है। अब यहाँ पर k का मान एक बार 2 लेते हैं, तो 2 लेंगे तो 2,0 होगा, 2,0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ये बिंदु जो आएगा क्या आएगा, 2,0। अगर माइनस में लेते हैं -2, तो -2 का मान, तो -2, तो -2 x कहाँ पे, यहाँ पे। तो देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि अगर -2,0 भी लेते हैं तो देखिए ये d ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, d वाला बिंदु ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर ये होगा तो इसका क्षेत्रफल ये बनेगा। तो जब इसका एरिया देखेंगे ना, तो इसका जितना एरिया होगा ना उतना ही एरिया इसका भी होगा, इसका जो एरिया होगा, जितना एरिया होगा उतना ही एरिया क्या होगा, इसका भी होगा। तो दोनों एरिया क्या होता है, समान होता है। मतलब ये k का मान 2 भी रहेगा फिर भी एरिया इसका कितना आएगा, इस एरिया कितना दिया था, 3 दिया था, तो इसका एरिया 3 ही आएगा। अगर यहाँ पर -2 वाला भी बिंदु लेते हैं तो इसका भी एरिया कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो ये भी 3 आएगा, ये भी 3 आएगा, तो दोनों का एरिया क्या आएगा, समान आएगा। इसीलिए यहाँ पर 2 मान पॉसिबल हो जाता है, इसीलिए क्या हो जाता है, 2 मान पॉसिबल हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। एक और एग्जाम्पल समझा देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर पहले से 2 बिंदु है, पहले से दो बिंदु है, और यहाँ पर एक बिंदु अगर आता है, मान लेते हैं कि ये 2,0 है। अब ऐसे इससे जो क्षेत्रफल बनेगा, इसका क्षेत्रफल यही बनेगा। और वैसे ये जो जितना क्षेत्रफल आएगा ना, इधर अगर इधर भी बिंदु लेते हैं -2,0, तो ये भी क्षेत्रफल क्या आएगा, समान ही आएगा। मतलब माइनस में भी 2 लेते हैं तो वही क्षेत्रफल आएगा, प्लस में भी 2 लेंगे तो क्या होगा, वही क्षेत्रफल आएगा। प्लस माइनस का खेल यहीं शुरू हो जाता है कि अगर अलग अलग 2 मान भी लेते हैं, यहाँ पर k का मान 2 भी लेते हैं, -2 भी लेते हैं, तो दोनों केस में जो एरिया बन रहा है, दोनों का एरिया क्या देखने को मिल जाता है, समान देखने को मिल जाता है। इसलिए यहाँ पर 2 मान पॉसिबल आपको देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। तो सॉल्व हमेशा इस प्रकार से कीजिएगा कि कहीं पर कोई गलती का चांस नहीं बनता है। यहाँ पर k का 2 मान आपको देखने को मिल जाएगा। और ये सब गलती कराता है अच्छे जब एग्जाम लेता है तो वहाँ पर ये सब टाइप का क्वेश्चन पूछने को देखने को मिल जाता है। और वहाँ पर थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट से बहुत सारा क्वेश्चन भरा हुआ रहता है, इसलिए वहाँ पर मैथ का थ्योरी जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई थिंक आपको जरूर समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आ जाता है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका सोल्यूशन बताया जाए। तो चलिए आज का सेशन को यहीं पे क्या करते हैं, एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक समझेंगे।